अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर का व्यक्ति और परिवार को लेकर क्या दृष्टिकोण था? अब जब मैं कह रहा हूं कि मैं परिवार और व्यक्ति के बारे में चर्चा करना चाह रहा हूं, तो आपके मन में भी ये मुद्दा आ रहा होगा कि इसी मुद्दे पे हम बात क्यों कर रहे हैं। तो हम आज इसकी बात भी नहीं करेंगे कि कितना शोषण हो रहा है, हम ये बात भी नहीं करेंगे अभी, और हम ये बात भी नहीं करेंगे कि सरकारें क्या कर रही हैं। ये बिल्कुल क्लियर है, वेटिंग फॉर वीजा, अंबेडकर जी की आत्मकथा को जब हम पढ़ते हैं, वेटिंग फॉर वीजा, 40 गांव की यात्रा का वर्णन है कि जब वो उस गांव से जिस तरह के लोगों पे अत्याचार हो रहे थे उसका अध्ययन करने के लिए गए, तो डॉक्टर अंबेडकर को यात्रा के लिए एक बग्गी लाई गई जिसमें बैठा के उन्हें ले जाना था, उन्हें यात्रा अध्ययन करना था, भाई क्या अत्याचार हुए, कैसे हुए। तो उस बग्गी को चलाने वाला कोई व्यक्ति नहीं तैयार नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें उनका मानना था कि भाई ये व्यक्ति अगर बैठेगा तो मैं इस बग्गी को नहीं चलाऊंगा। तो एक वो दौर है कि जो व्यक्ति एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, अपने जमाने का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति, हिंदुस्तान का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ये मैं नहीं कह रहा, चंद्रचूड़ सिंह जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनका भी आप लेक्चर सुनेंगे, उन्होंने भी ये बात कही है, तो मैं ये बात नहीं कह रहा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे कि अपने समय के सबसे विद्वान व्यक्ति को ये समस्या झेलनी पड़ रही है कि वो बैरिस्टर है और उनको बग्गी से कोई ले जाने को तैयार नहीं है। वहां से जब आज 2024 में हम खड़े हैं तो बहुत कुछ बदला है, और आज जिन लोगों से 1890 में या 1900 में जिस तरह की बातें हम कर रहे थे, और आज 2024 में जिस तरह से जिन लोगों से हमें बातें करनी है, वो बहुत कुछ उसमें बदला है। तो इसमें हमारी क्या कार्य होना चाहिए, हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए। देखिए, दरकोल्फ एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने पूछा है, ये लिखा है अपनी किताब में कि ताकत किसमें होती है, पावर कहां होती है, और उन्होंने अपना अध्ययन करके बताया कि ताकत न जमीन में होती है, ताकत न राज्य के पास होती। बहुत बड़े विद्वान है दरकोल्फ। ताकत होती है मैन पावर। उन्होंने कहा जहां मैन पावर है वही ताकत है, और इसका उदाहरण भी दिया उन्होंने कि तलवार में ताकत नहीं होती, बंदूक में ताकत नहीं होती, सरकारों में ताकत नहीं होती, सरकारें उखाड़ दी जाती है, ताकत होती है मैन पावर में। और इसका उदाहरण देते हैं वो कि अगर हम 16वीं से 18वीं शताब्दी के भारत को देखें और अगर पंजाब और दक्कन को देखें, तो जहां दो बड़ी ताकतें उभरी, सिख समाज और मराठा, ये दोनों वो ताकतें थी जिनके पास में ना बड़े पैमाने पे तलवारें थी, ना गोला बारूद था, लेकिन उनके पास एक मैन पावर थी, और उस मैन पावर ने इन दोनों क्षेत्रों में न केवल सबको संगठित किया बल्कि उनको राजनीतिक रूप से स्थापित किया। तो कोल्फ का ये कहना है कि हमें उधर नहीं देखना कि सरकार क्या कर रही है, बिल्कुल आप जिनको देखना वो देखें, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले हम अपने आप को देखें कि हम सब लोग कैसे कनेक्टेड रहेंगे, हम कैसे जुड़े रहेंगे। अब सवाल यह आता कि अगर ताकत मैन पावर में है, आज आप यहाँ पे सब लोग हैं तो यहाँ पे ताकत है, अगर आप यहाँ पे एक आदमी भी नहीं होंगे तो इस मंच पे कोई भी ताकत नहीं, और इसका एहसास आप खुद भी करते हैं। आप रैली में जाते हैं, आपके पास संख्या है तो आपके पास ताकत है, और अगर आपके पास संख्या नहीं है तो आपके पास ताकत नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर की एक और किताब है कार्ल मार्क्स एंड बुद्धा। अंबेडकर ये कहते हैं कि इंसान प्रगति करे, ग्रो करे, प्रोग्रेस करे, उसको कैसे मानेंगे हम लोग?
तो अंबेडकर कहते हैं कि इंसान को दो तरह से प्रोग्रेस करनी चाहिए, यानी कि उसको संसाधनों को भी अपने हाथ में रखना चाहिए और उसको आध्यात्मिकता को भी अपने हाथ में रखना चाहिए। मैन मस्ट ग्रो मैटेरियली एज वेल एज स्पिरिचुअली, यानी कि हम जो हमारे दायित्व है, परिवार के दायित्व है, भाई का दायित्व है, बहन का दायित्व है, पिता का दायित्व है, पड़ोसी का दायित्व है, उस दायित्व से हमें नहीं भागना है। अगर वो दायित्व हम नहीं निभाएंगे तो हम मजबूत नहीं होंगे, हम अच्छे इंसान नहीं कहलाएंगे। तो जब आप उस किताब के पन्ने पलटने शुरू करते हैं तो उसमें उन्होंने लिखा है, बुद्ध को कोट करते हुए लिखा है कि बुद्ध का ज्ञान क्या कहता है, बुद्ध का दर्शन क्या कहता है। और उन्होंने पहली लाइन उसमें लिखी है सेकंड पेज पे, दैट रिलीजन इज मस्ट फॉर ए फ्री सोसाइटी। अगर किसी समाज को आजाद रहना है तो उसके लिए धर्म जरूरी है। अब सवाल यह है कि वो बुद्धा को भी कोट करते हैं और बुद्धा के दो वर्णन वो करते कि क्या महात्मा बुद्ध ने पैसा इकट्ठा करने के लिए मना किया है, क्या महात्मा बुद्ध ने हथियार उठाने के लिए मना किया है। और वो हमें बताते हैं, एक वर्णन हमें देते हैं विद रेफरेंस टू सेनापति ऑफ वैशाली, चीफ कमांडर ऑफ द वैशाली। बुद्धा रिकमेंडेड फोर्स फॉर क्रिएटिव पर्पज अपोज द फोर्स ऑफ वायलेंस। अगर आपको न्याय के लिए लड़ना पड़े तो फिर आप लड़ेंगे। तो अंबेडकर ये कहते हैं अपनी किताब में कि बुद्ध का धर्म का मतलब ये नहीं कि आप दुनियादारी ना निभाएं। धर्म का मतलब ये नहीं कि आप दुनियादारी ना निभाएं। धर्म का मतलब ये है कि आप भौतिकता जो जरूरी है उसको भी प्राप्त करें और जो आध्यात्मिकता जरूरी है उसको भी आप प्राप्त करें। तो उन्होंने पंचशील की बात की है, उन्होंने अष्टांगिक मार्ग की बात की है। अष्टांगिक मार्ग में क्या बाधा आ सकती है उसकी भी बात की है। यानी कि अगर हम कनेक्टेड होना चाहते हैं आपस में, तो अंबेडकर ये भी कहते हैं, और इसी बात को मैक्स वेबर, इसलिए दुनिया में मैक्स वेबर और अंबेडकर दो ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने धर्म के ऊपर अलग से लिखा है, और मैक्स वेबर ने बहुत ज्यादा लिखा है, एक्सक्लूसिवली धर्म पे उन्होंने लिखा है, लेकिन धर्म के बारे में और धर्म की उपयोगिता के बारे में। क्योंकि धर्म आपको एक कॉन्शियसनेस देता है, धर्म आपको एक चेतना देता है। आपने देखा होगा कि जो शब्द होते हैं, शब्द जो है, कोई भी शब्द होता है वो एक समय में निर्माण होता है। आप किसी को अच्छा कहें, बुरा कहें, कोई भी नाम दें, वो एक समय का प्रोडक्ट होता है और वो आपकी सोच को उस समय में फिक्स कर देता है। आपने देखा होगा कई बार कोई बच्चा सुसाइड कर लेता है, सुशांत सिंह राजपूत की बात कर ले फॉर एग्जांपल, और बहुत सारे और भी लोग हैं जो सुसाइड करना पड़ता है, कर जाते हैं। उसका कारण क्या है? तो मैक्स वेबर ये कहते हैं कि जो आस्था है वो आपको एक सेफ्टी वेल्व देती है। आपकी जो अपनी समस्याएं हैं, जो अपने पेरेंट्स से, वहां एक छोटा बच्चा होता है, उसका एक साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक इंटरप्रिटेशन दिया उन्होंने। आपकी जो भी आस्था हो, जहां भी आस्था हो, मैक्स वेबर ये नहीं कहता कि आपको एक्स या वाई या जेड, वो कहता है जहां भी आपकी आस्था हो, उस आस्था को जब आप उसका पालन करते हैं। जब एक छोटा बच्चा होता है, 5वीं क्लास का बच्चा, 6ठी क्लास का बच्चा, उसको कुछ समस्या हो गई, एक बच्चे को भूख लगी हो, किसको बोलेगा? किसको बोलेगा? वो अपने माता को बोलेगा, पिता को बोलेगा। लेकिन जो बच्चा 22 साल का हो गया, जो बच्चा 25 साल का हो गया, जो बच्चा 30 साल का हो गया, जो अपनी समस्या को अपने पिता को नहीं बता सकता, जो अपनी बहन को नहीं बता सकता, जो अपनी माँ को नहीं बता सकता, ये बच्चा अपनी समस्या किसको बताएगा? और अगर वो अपनी समस्या को नहीं बताएगा तो मैक्स वेबर कहते हैं कि प्रेशर कुकर में अगर सीटी नहीं होगी तो क्या होगा? प्रेशर कुकर फट जाएगा। तो मैक्स वेबर ये कहते हैं जो
समाज है, पारिवारिक जो ताना बाना है, जो हमारी सांस्कृतिक रीति रिवाज है, जो हमारे सामाजिक रीति रिवाज है, उसको हम जितना एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश करेंगे उतना हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी को मजबूत करेंगे। आपको मजबूती के लिए कोई सरकार नहीं चाहिए, आपको मजबूती के लिए कोई एमएलए एमपी कोई आईएएस नहीं चाहिए, आप खुद एक ताकत है। तो मैक्स वेबर ये कहते हैं, और अंबेडकर ने कार्ल मार्क्स और बुद्धा किताब में इस बात का वर्णन किया है। अंबेडकर जी की एक और किताब है जाति उच्छेद, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। उसको भी जब आप पढ़ते हैं तो अंबेडकर यही कहते हैं कि पूरा मसला क्या है, कि आप माइंडसेट कैसे चेंज करेंगे, आप इंसान का दिमाग कैसे चेंज करेंगे। जब रविदास जी ने कहा बेगमपुरा, जब कबीर ने कहा अगमपुर, तो गेल ओमिट बड़ी स्कॉलर हुई है, उन्होंने बाबा साहब पे काम किया है, भक्ति आंदोलन पे काम किया है। तो गेल ओमिट का ये कहना है कि जो भक्ति का आंदोलन अभी हम केवल ये मान के चल रहे थे कि वो धार्मिक रीति रिवाज, क्योंकि ये बात हम क्यों कर रहे हैं, ये बात हम इसलिए कर रहे हैं कि जब आप और हम इस भारत के रूप में, इस समाज के रूप में, सीकर के समाज के रूप में, या सीकर में बहुजन समाज के रूप में, या सीकर में दलित, जैसे भी आप इकट्ठा होना चाहेंगे, तो आप सबकी अपनी अपनी आस्थाएं होती हैं, और कई बार हम एक दूसरे से जुड़ने से पहले एक दूसरे की आस्थाओं पे सवाल उठा देते हैं कि नहीं साहब ये तो उसको मान रहे हैं इसलिए इनको तो हम नहीं जोड़ेंगे। मैक्स वेबर ये कहता है कि आस्था तब तक रहेगी जब तक समाज रहेगा, और आस्था का इतिहास भी वो बताते हैं कि जब से मानव पैदा हुआ है दुनिया का कोई भी ऐसा समाज नहीं जिसने आस्था के बारे में कुछ सोचा नहीं हो। लेकिन हमारी जो शिक्षा व्यवस्था थी और जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें हमें ये बताया गया है कि विज्ञान का मतलब है धर्म का विरोध। पाखंड एक अलग चीज है, आस्था एक अलग चीज है। मैक्स वेबर ने इसमें किताब भी लिखी है कि कैसे यूरोप में वो ईसाई जिन्होंने प्रोटेस्टेंट सेक्ट को अपनाया वो सबसे बड़े मजबूत पूंजीवादी लोग बने, अमीर लोग बने। यानी कि धर्म हमें क्या देता है, अष्टांगिक मार्ग हमें क्या देता है, पंचशील हमें क्या देता है, बुद्धा की शिक्षा हमें क्या देती है। यस, कोई भी बच्चा बता सकता है कि बुद्ध की शिक्षा हमें क्या देती है, कोई भी बच्चा अगर बताना चाहे तो। वो हमारे मस्तिष्क को एक दिशा देती है कि हमें कैसा बनना है, हमें सच बोलना है, हमें चोरी नहीं करनी है। यानी कि एक व्यक्तित्व का निर्माण करता है। आप बाबा साहब से क्यों जुड़ना चाहते हैं, आप बाबा साहब से क्यों जुड़ रहे हैं? ना केवल वो बहुत बड़े एजुकेटेड व्यक्ति थे, बट उनका एक व्यक्तित्व था। इंसान जो है पैदा होता है, इंसान फिर मैच्योर होता है, इंसान फिर मर जाता है। जीवन के जो 3 चरण हैं, जब हम पैदा होते हैं और हम जब बड़े होते हैं और जब हम मर जाते हैं, इन तीनों चरणों में कई बार हम ऐसे काम करते हैं कि लोग हमें याद करते हैं, हमारे व्यवहार से याद करते हैं, हमारे कर्म से याद करते हैं। आप अंबेडकर जी से इसलिए जुड़ना चाहते हैं, केवल इसलिए नहीं कि उसके चलते हमारा एम्पावरमेंट हुआ। आपका संबंध अंबेडकर से इसलिए नहीं कि उन्होंने आपका एम्पावरमेंट किया। अंबेडकर जी से आपका संबंध एक इमोशनल बॉन्डिंग है, एक इमोशनल बॉन्डिंग है। जब जब आपको ठोकर लगेगी, जब जब आपको ठोकर लगती है, अंबेडकर हमें याद आते हैं, क्योंकि उसने रोते हुए व्यक्ति को, उसने दुखी व्यक्ति को सोचा, उसके बारे में लड़ा। गेल ओमिट ने अंबेडकर साहब की लेखन पे काम किया है। उन्होंने कहा कि अंबेडकर जी की किताबों को अगर अध्ययन करें तो 1920 के दशक में जो किताबें लिखी हैं, 1930 के दशक में जो किताबें लिखी हैं और 1950 के दशक में जो किताबें लिखी हैं,
बाबा साहब की किताबों में अलग अलग मुद्दों का वर्णन है और कई बार उन्होंने अपनी जो तरीका है काम करने का उसको बदला है। और गेल ओमेट ये कहती है कि डॉक्टर अंबेडकर की इन बदलने के तरीकों का कारण क्या था। उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया, उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी बनाई, वो पार्लियामेंट में गए, पार्लियामेंट से साइन अपना हिंदू कोड बिल पे रिजाइन कर भी आ गए। गेल ओमेट कहती कि उनके मस्तिष्क में सबसे डोमिनेंट जो बात थी, राष्ट्र की चिंता भी करते थे, अंतर्राष्ट्रीय चिंता भी करते थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि वो इस बात पे चिंतित रहते थे कि आजाद होने के बाद में इस देश में जो लोग शोषित हैं उनको अधिकार कैसे मिलेंगे, या फिर भारत एक बेहतर भारत कैसे बनेगा। क्योंकि आज अंबेडकर की जब एनिलिशन ऑफ कास्ट आप पढ़ते हैं, इस बात पे गेल ओमेट ये चर्चा भी करती कि क्या अंबेडकर, क्योंकि आज का दिन जो है वर्ल्ड नॉलेज डे के रूप में मनाया जा रहा है, पूरी दुनिया में सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में मनाया जा रहा है। राष्ट्र का निर्माण कैसे होता है, समुदाय का निर्माण कैसे होता है। जब मैंने कहा कि भारत एक राष्ट्र है, तो भारत एक राष्ट्र जब बोलते हैं तो आप दिमाग में सोच रहे हैं, लेकिन भारत आपको राष्ट्र के रूप में कब दिखाई देता है? जब आप 26 जनवरी मनाते हैं, जब आप 15 अगस्त मनाते हैं, या किसी दूसरे देश से लड़ते हैं। यानी कि एक भावना आपके अंदर होती है, लेकिन वो भावना सामने प्रकट कब होती है? जब उसका ओकेजन आता है। जैसे कि आज 14 अप्रैल है, आप सब व्यक्ति अकेले अकेले अपने घर में सब बैठे हो सकते हैं, लेकिन आज के दिन जब आप इकट्ठा हुए तो आज आप उस एक पहचान को दर्शा रहे हैं। तो हमारी जो पहचान है, तो अंबेडकर जब ये बात करते हैं कि भाई कैसे देश आगे बढ़ेगा, तो उन्होंने इस बात पे जिक्र किया है कि जो भी काम फोर्स के बल पे होगा, दबाव के बल पे होगा, वो कार्य लंबा नहीं चलेगा। आज हमारे सामने जो समस्या है कि हम भारत को आगे कैसे ले जाएंगे, आज हम अपने बच्चों को आगे कैसे ले जाएंगे। आज बाबा साहब से हम क्या सीख सकते हैं? आज जब बुद्ध को आप पढ़ते हैं तो बुद्ध आपको एक एथिक्स दे रहे हैं। जब आप शिवाजी को याद करते हैं तो समर्थ रामदास भी याद आते हैं, क्योंकि उन्होंने एक किताब लिखी थी दास बोध। जब आप अंबेडकर जी को याद करते हैं तो आपको महात्मा फुले भी याद आते हैं, तो जब उन्होंने किताब लिखी थी गुलामगिरी। जब भी समाज में कोई बड़ा परिवर्तन आता है, आप उसके 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले पीछे मुड़ के देखें तो आप देखेंगे किसी न किसी व्यक्ति ने कोई विचार रखा था, जिस विचार ने बाद में एक नए घटना को जन्म दिया। एथिक्स की बात आ रही है। सवाल है कि हमारा जो ये बच्चे हैं, जो आज पढ़ रहे हैं, जो काबिल हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, इनको हम आचरण कैसे देंगे, इनको हम एक अच्छा युवा कैसे बनाएंगे, युवती कैसे बनाएंगे। अगर उनको कोई संकट आएगा जब वो पढ़ने के लिए आगे जाते हैं, आज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में हम लोगों ने आंदोलन किए हैं। कई बार हम 16 दिन भी अनिश्चित उपवास पे रहे, कई बार 18 दिन भी रहे। कई बार IIT के एग्जाम्पल भी आपको देखने के मिलते हैं जहां पे बच्चों के ऊपर शोषण हो जाता है। सवाल यह है कि वो चाहे दलित बच्चा हो, बहुजन बच्चा हो, भारत का बच्चा हो, उसका आचरण हम बेहतर कैसे बनाएंगे। आज आप सब पेरेंट्स हैं, हम सबके सामने एक समस्या आ रही है और आती है कि हमारा बच्चा बेहतर कैसे बनेगा। बेहतर का मतलब ये हुआ कि वो अपने पैरों पे खड़ा कैसे होगा। लेकिन हमारी लड़ाई जो है, और इस भारत के किसी भी जागरूक व्यक्ति की लड़ाई केवल पैरों पे खड़े होने के लिए नहीं है। आपको पता होगा अमेरिका ने 14 साल से छोटे बच्चों के लिए सोशल मीडिया बंद कर दिया है, यह सबको पता है। लेकिन आज भी हमारी जो जीवन शैली है, हमारी जो दिनचर्या है, पहले हमारी दिनचर्या जब आप घर में उठते थे, जागते थे, वो दिनचर्या या तो हमारे पिताजी के कहने पे तय होती थी कि भाई उठ जाओ, काम करो, या हम अपनी चेतना से उठते थे कि भाई हमें पढ़ाई करनी है और हम उठ गए।
लेकिन आज वो जो आपके परिवार में आपका आचरण तय करते थे, आपका व्यवहार तय करते थे, आपकी मेहनत तय करते थे, वो आपका परिवार, आपके चाचा, आपके भाई, आपकी बुआ, ये सब आपकी रूपरेखा तय करते थे। और फिर आप शिक्षा प्राप्त करते थे, शिक्षा से फिर आप रूपरेखा। लेकिन इस बीच में आपके पास सोशल मीडिया भी आ गया, आपके पास मोबाइल भी आ गया, आपके पास व्हाट्सएप भी आ गया, और ये सारा का सारा जो कम्युनिकेशन है, संवाद है, यानी कि पहले जो हमारा संवाद हो रहा था, वो संवाद किससे हो रहा था? या तो हमारे दोस्तों के साथ कि भाई खेलने चले गए, इतना ही होता था कि एक बच्चा 2 घंटा खेल रहा हो, 4 घंटे खेल के आ गया, शारीरिक मेहनत करके आया। लेकिन अब क्या हो रहा है कि हमारा बच्चा या बच्ची जो है वो सोशल मीडिया से इंटरेक्ट कर रहा है, और जब सोशल मीडिया से इंटरेक्ट कर रहा है तो उसे क्या ज्ञान लेना चाहिए और क्या ज्ञान लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, अगर इस पे हमने आज से सोचना शुरू नहीं किया, और ये समस्या हमारी नहीं है, ये पूरे दुनिया की समस्या है कि अपने बच्चों को बेहतर आचरण कैसे दिया जाए। ब्रिटेन में नया कंसेप्ट शुरू हुआ, लव योरसेल्फ, क्योंकि वहां पे माता पिता और बच्चों के बीच में इतना गैप आ गया है कि आप अपने आप को प्रेम करें, ये भी अवधारणा वहां पे लानी पड़ी है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आज आप जब परिवार के स्तर पर देखते हैं और आप व्यक्तिगत रूप में आप देखते हैं, मान लीजिए एक बच्चा है, कोई भी बच्चा मान लीजिए जो यहां से आज 12वीं क्लास करके यूनिवर्सिटी में जाएगा, कॉलेज में जाएगा। अब मेरा डायलॉग, यानी कि जब हम वेटिंग फॉर वीजा की बात करते हैं, अगर उस किताब को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो वो समाज था जब बाबा साहब यात्रा करने जा रहे हैं और कोई पालकी चलाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आज जब आप स्कूल जाते हैं और आप कॉलेज जाते हैं, तो आपका इंटरेक्शन किससे होता है? आप केवल अपने समुदाय के लोगों से नहीं मिलते हैं, आप अपने समुदाय के अलावा दूसरे लोगों से भी मिलते हैं जो भारत के लोग हैं। तो सवाल यह है कि मेरी भाषा, मेरा विचार, मेरा सोचने का तरीका, मैं बाबा साहब को उनके सामने कैसे रखूं कि वो बाबा साहब को जाने। अगर मैंने उन्हें कह दिया तो ब्राह्मणवाद है, मान लीजिए मैंने कह दिया ये तो जातिवाद है, मैंने सीधा कह दिया, हो सकता वो व्यक्ति, वो बच्चा जो मेरा सहपाठी है, वो जो दूसरे समाज से है, उसको अगर मैं अपनी बात को, बाबा साहब को अगर मैं बेहतर तरीके से रखूं उसके सामने, ये मेरा आर्टिकुलेशन होना चाहिए। कहने का मतलब है कि कम्युनिकेशन, संवाद। बाबा साहब ने एनालिसिस ऑफ कास्ट में यही रखा है कि जाति हमें तोड़ती है, कास्ट हमें तोड़ती है, कि ये सब ये इस जाति के मकान है, उस जाति के मकान है, तो सभी जातियों में बंट जाएंगे तो फिर राष्ट्र कैसे बनेगा? जब सभी अपनी अपनी जाति में ही शादी करेंगे, अपनी अपनी जाति में ही उठेंगे, अपनी अपनी जाति में बैठेंगे, तो फिर आप एक संयुक्त समाज का निर्माण कैसे करेंगे? तो इस पे एक चर्चा गेल ओम्बेट ने की है। गेल ओम्बेट कहती है कि अंबेडकर दुनिया के बहुत बड़े ऐसे क्रांतिकारी व्यक्ति है जो हर देश के पीड़ित व्यक्ति के लिए आदरणीय है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर को हम पूरी दुनिया तक पहुंचा नहीं पाए। उसका कारण यह है कि हमें हॉरिजॉन्टल अलायंस बनाने चाहिए। यानी कि मेरा यह मानना है कि अगर मैं एक दलित हूं तो मेरे दोस्तों की लिस्ट में एक मुसलमान भी होना चाहिए, मेरे दोस्तों की लिस्ट में एक जाट भी होना चाहिए, मेरे दोस्तों की लिस्ट में एक ब्राह्मण भी होना चाहिए। मुझे उन लोगों से भी संवाद करना चाहिए जो मेरी जाति से बाहर है, ताकि मेरा दायरा बढ़े और वो भी मुझे समझे। बाबा साहब ने जब मनुस्मृति जलाई थी तो जलाने वाले भी एक ब्राह्मण थे। तो कहने का मेरा मतलब ये कि हम अपना दायरा कैसे बढ़ाएंगे। गुरु गोविंद सिंह फॉर एग्जाम्पल, हमने गुरु गोविंद सिंह जी या सिख इतिहास से हम क्या ले सकते हैं, या सिख इतिहास को हम क्या दे सकते हैं? बाबा नानक ने जनेऊ पहनने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं जनेऊ क्यों पहनूं भैया, जब मेरे मरने के साथ ही जनेऊ खत्म हो जाएगा, कोई ऐसा जनेऊ हो तो दे दो मुझे जो मरने के बाद मेरे साथ में चला जाए, तो ठीक है। या जो लंगर व्यवस्था शुरू की गई, अगर आप उस दौर को देखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर एक बैरिस्टर हैं और उनकी बग्गी को कोई चलाना नहीं चाहता, फिर एक व्यक्ति था जो
महार समुदाय से था, उसे बग्गी चलानी नहीं आती थी, उसने चलाने की कोशिश की और वो एक्सीडेंट हो गया बाबा साहब का। बाबा साहब ने कहा कि इनके स्वाभिमान के चक्कर में मेरी जो है प्रॉब्लम हो जाती है, आई वुड हैव बीन डैमेज। तो सवाल ये कि जब लंगर व्यवस्था शुरू की, देखिए परिवर्तन कैसे होता है, उन परिवर्तन से हम कैसे जुड़ेंगे, जो हमारे आसपास जो बातें चल रही हैं, जो हमसे जुड़ सकती हैं, उन कार्यक्रमों में, उन रीति रिवाजों में हमें कनेक्ट होना पड़ेगा, हमें एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। हमें दलित के अंदर भी जो विभिन्न जातियां हैं, उन जातियों में हम कैसे नियम बनाएं। फॉर एग्जाम्पल सीकर में आप सब लोग हैं, आप अपना एक परिवार है, आप अपना एक नियम बनाएं कि भाई महीने में एक दिन आप किस व्यक्ति से मिलेंगे। आप मतलब हमारा जितना रीच आउट, जितना हमारा दायरा बढ़ेगा, तो जो हमने बात शुरू की कि जो सांस्कृतिक ओकेजन होते हैं, जो सांस्कृतिक सामाजिक प्रोग्राम होते हैं, वो हमें बांधने का काम करते हैं, और वो इतना बांधने का काम करते हैं कि जितना किसी सरकार में भी दम नहीं होता। तो अम्बेडकर इसलिए अम्बेडकर जी ने कहा कि हमें मैटेरियली भी आगे बढ़ना चाहिए, स्पिरिचुअली भी आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि जब आप स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, जब आप एक अच्छे इंसान बनने की बात करते हैं, जब आप नेक इंसान बनने की बात करते हैं, जब आपकी एक पहचान होती है कि भाई ये व्यक्ति जो है वो इसलिए जाना जाता है कि उसका व्यवहार ऐसा है। तो एजुकेशन एज वेल एज आवर एथिक्स, और बदलते माहौल में हमारे एथिक्स कैसे होंगे। फॉर एग्जाम्पल कि आज के दौर में ये जो हमारे ओकेजन्स हैं, इसके अलावा हम ऐसे और कौन से ओकेजन बना सकते हैं जब पूरे सीकर के सभी लोग एक साथ मिलके एक बड़ा दायरा तैयार कर पाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कोल्फ की किताब से रेफरेंस दूं, बस्करियास, बघेलियास, पासी, गरसिया, वाल्मीकि, इन सभी समुदायों का अध्ययन करके कोल्फ ने इस बात को स्थापित किया है कि कैसे हम लोग, वो एक एग्जाम्पल देते हैं, उस एग्जाम्पल से मैं आपको बताना चाहता हूं। 1757 में मुगल सेना ने बवाना पे आक्रमण कर दिया था, और बवाना में जो जाट समुदाय था, उस समुदाय ने और वाल्मीकि समुदाय, जिसे बार्की कहा जाता है, उन दोनों ने मिलके मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। यानी कि वाल्मीकि समुदाय और जाट समुदाय ने मिलके दोनों ने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो हमारे पास ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जब हमने विभिन्न समुदायों के साथ मिलकर बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं, बड़े दायरे बनाए हैं। और जो आज वर्ल्ड नॉलेज डे है, आज जो विश्व नॉलेज डे है, उसको हम कैसे अपने बच्चों के माध्यम से। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि इसके साथ साथ में, क्योंकि यहाँ पे बच्चे भी आए हैं, कि अब आने वाली पीढ़ी किस तरह के कोर्सेस में पढ़ाई करे, किस तरह के रोजगार में जाए। फॉर एग्जाम्पल आप अगर बेंगलोर को देखेंगे, किस तरह से दिल्ली से शिफ्ट होते हुए बेंगलोर जो है एक जॉब्स को लेकर, कंपनीज को लेकर एक हब बन गया है। आज की तारीख में बेंगलोर में 600 कंपनियां आने वाली है, 300 कंपनियां आ चुकी हैं। ऐसे पूरे भारत में इतने सेंटर्स उभर रहे हैं जहां पे कॉर्पोरेट सेक्टर आ रहा है। मेरा सवाल ये है कि क्या हमने अगली पीढ़ी को कॉर्पोरेट सेक्टर में नौकरी प्राप्त करने के लिए तैयार किया है? हमारी रूपरेखा क्या है? क्योंकि जो सरकारी नौकरी है वो रिड्यूस होती हुई आ रही है, और जो प्राइवेट सेक्टर है वो एक्सपांड हो रहा है, ना केवल इसलिए कि राज्य कर रहा है, बल्कि जो नेचर ऑफ जॉब आ रहा है। तो सवाल ये है कि हमें इस पे भी मंथन करना पड़ेगा कि हमारे बच्चे किस तरह से उन कोर्सेज को लें जिन कोर्सेज के माध्यम से वो अपने पैरों पर खड़े हो पाए। क्योंकि जो बात, मैं अपनी बात खत्म करने से पहले लास्ट बात यही कहूंगा कि जो अंबेडकर जी ने कही है अपनी किताब कार्ल मार्क्स और बुद्धा में, कि अगर आप इंसान हैं तो आप अपने जो जिम्मेदारियां बनती है संसार की वो भी निभाएं, और फिर वो जिम्मेदारी भी निभाएं जो आपकी स्पिरिचुअल जिम्मेदारियां भी होती हैं। और ये तभी हो सकता है जब आप अपने पैरों पे मजबूती से खड़े हो सके और लोगों से कनेक्ट हो सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी बात को यही खत्म करना चाहूंगा। आप लोगों ने सुना, धन्यवाद।